हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टोटल 55 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज की सेट में हम लोग सेट नंबर 56 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में की गई। कब? 16वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, ये गोथिक कला है क्या? तो इसमें नुकीले मेहराब बनाए जाते हैं, रिप्स वॉल्ट, फ्लाइंग बस्ट्रेस, प्रबुद्ध पांडुलिपि, रंगीन कांच की खिड़कियां, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। अब बात करें गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ से हुई, तो दोस्तों इसकी शुरुआत रोमनेश्वर वास्तुकला से हुआ और सबसे पहले इसका उदय फ्रांस में देखा गया, यानी कि सबसे पहले फ्रांस में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग चर्च घर को देखे होंगे, तो वो जो चर्च घर होता है वो गोथिक स्थापत्य कला के रूप में ही निर्मित है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के समय जो विपक्ष के नेता के रूप में उभरे थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले एक समाज सुधारक थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में, कब? 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो यह 23 जून, कब? 23 जून। आप प्रॉपर डेट को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अब डेट के साथ पूछता है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जिसे हम लोग लॉर्ड क्लाइव के नाम से भी जानते हैं, के बीच हुआ था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेज सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया था? तो दोस्तों, सिंध डाक टिकट जो कि भारत का पहला डाक टिकट है, यह 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1852 ईस्वी को जारी किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, सिंध डाक टिकट का जारीकर्ता कौन थे? तो सिंध के मुक्त आयुक्त सर बर्टले फरोर इसके जारीकर्ता थे। लेकिन अगर पूछे कि भारत में प्रॉपर डाक टिकट कब से शुरुआत हुआ था, यानी कि डाक टिकट के लिए जो है शुल्क लिया जाने लगा था, ये कब से? तो ये डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी से शुरू हो गया था। तो प्रॉपर डाक टिकट। और अगर पूछे कि भारत में डाक सेवा की शुरुआत किसने किया था, तो भारत में डाक सेवा की शुरुआत डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। तो इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी सिंध डाक टिकट का जारी जो वर्ष है वो 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, काठी से राज्य की पूरी भूमि नापी जाती थी। दूसरा है, उपज का 30% राज्य का राजस्व था। तो ये भी सही है, उपज का 30% जो है वो राज्य का राजस्व था। तीसरा है, कृषक पैदावार से नकल रूप से राजस्व चुका सकता था। तो ये भी सही है। चौथा है, जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे। तो ये गलत है दोस्तों, राजस्व वसूली जमींदार नहीं करते थे, बल्कि इसके जगह पर राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया गया था शिवाजी के समय में, और उसे जो राजस्व वसूलते थे उनको कारकूंस करके कहा जाता था। तो ये याद रखिएगा कि जमींदार नहीं वसूलते थे। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। अगला प्रश्न है,
भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों भारत में पहली बार जो बजट पेश किए थे वो थे जेम्स विल्सन। कौन थे? जेम्स विल्सन। इसने कब बजट को पेश किया था दोस्तों? तो 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में पहली बार भारत में जेम्स विल्सन ने बजट को पेश किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आज़ादी के बाद पहली बार बजट कब पेश किया गया, तो दोस्तों आज़ादी के बाद पहली बार 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पहली बार बजट पेश किया गया था और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे शनमुखम चेट्टी। तो पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था आज़ादी के बाद? तो शनमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था और 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पेश किया गया था। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत और अफगानिस्तान के सीमा रेखा कौन सा है, तो ड्यूरंड रेखा, ये आप याद रखिएगा। और ड्यूरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लेकिन ये ड्यूरंड रेखा निर्धारित किसने किया था? तो दोस्तों यह मॉर्टिमर ड्यूरंड और जो अफगानिस्तान के अमीर थे अब्दुल रहमान खान, इनके द्वारा इन दोनों के द्वारा ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। और कब निर्धारित किया गया? तो 12 नवंबर 1893 ईस्वी को ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे भारत के। याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। कब? 1902 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो यह नई दिल्ली के तिलक मार्ग मांडी हाउस में स्थित केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? दोस्तों 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। सबसे पहले जो विद्रोह करता थे वो मंगल पांडे थे। इन्होंने अपने ही छावनी की सेना के साथ विद्रोह किया था। और कहाँ से इन्होंने विद्रोह किया दोस्तों? तो ये बैरकपुर छावनी से विद्रोह शुरू किए थे। और इसे 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो वो बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन सी? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो दोस्तों बौद्ध स्थापत्य कला में जो चैत्य होता है वो बौद्ध भिक्षुकों का पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार जो है वह बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थल है। अगला प्रश्न है, सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो दोस्तों सासाराम में जो स्थित शेर शाह का मकबरा है उसका निर्माण किसने किया था? तो शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही 1542 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण शुरू कर दिया था। लेकिन पूरा कब हुआ? तो इनकी मृत्यु के 3 महीने बाद इसके पुत्र इस्लाम शाह के द्वारा इसे पूरा करवाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस्लाम शाह। इसका मकबरा बनकर तैयार कब हुआ? तो था दोस्तों ये मई 1545 ईस्वी में इनका मकबरा बनके तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है, आप हमको कमेंट करके बताइए कि शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई थी और कहाँ पे। अगला प्रश्न है, तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो दोस्तों तिनकठिया पद्धति का संबंध नील की खेती से था। किससे? नील की खेती से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नील की खेती, तिनकठिया पद्धति का जो खेती होता था वो पश्चिमी चंपारण बिहार में होता था और इसमें 3/20 खेती का जो भाग था, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जगह भूमि पर नील की खेती करवाई जाती थी
और नील की खेती करने से वो जो 3 कट्ठा ज़मीन था वो बंजर हो जाता था। तो ये 3 कट्ठिया पद्धति नील की खेती के लिए प्रचलित था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक आंदोलन के रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो बिहार में जो नमक आंदोलन का रूपरेखा है दोस्तों, यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले बिहार में नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब हुई थी दोस्तों? तो ये 13 अप्रैल कब 13 अप्रैल 1930 ईस्वी से को शुरू हुआ था और सबसे पहले शिवहर में नमक बनाकर नमक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब प्रकाशित किया गया था? तो इसे 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। दोस्तों पटना से प्रकाशित होने वाली ये पहली अंग्रेजी अखबार था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो दोस्तों मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। किसके समय में? जहांगीर के शासनकाल में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये 5 फरवरी 1615 ईस्वी को जहांगीर और मेवाड़ के राजा अमर सिंह के बीच चित्तौड़ की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय की हार हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? तो दोस्तों सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में फरीदुद्दीन गंज ए सकर, जिसे हम लोग बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं, इनका जो विचार था उसका संकलन आदि ग्रंथ में किया गया है। बाबा फरीद दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? तो दोस्तों स्वावलंबन योजना क्या है? तो दोस्तों स्वावलंबन एक सरकारी योजना है, एक सरकारी सामाजिक माइक्रो पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना इनका मेन उद्देश्य है और इसकी शुरुआत 2010 ईस्वी में की गई। कब की गई? 2010 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है। तो दोस्तों ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी से है। किससे? निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो दोस्तों भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना निर्यात उद्योग के समर्थन के लिए किया गया। किसके लिए? निर्यात उद्योग के समर्थन के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के साथ वाणिज्य और समागम की आज़ादी की स्थापना आर्टिकल 301 के तहत किया गया। किसके तहत? आर्टिकल 301 के तहत व्यापार वाणिज्य और समागम की आज़ादी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो चलिए देखते हैं। मुजफ्फरपुर में जो विधानसभा के सीटों की संख्या है वो 11 है, पटना में 14 सीट है, पूर्वी चंपारण में 12 सीट है और गया में 10 सीट है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? पटना में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। धारवाड़ संरचना ये जमुई गया और मुंगेर में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। धारवाड़ संरचना मुंगेर
गया और जमुई में है। विंध्यान पर्वत जो है दोस्तों ये कैमूर रोहतास के पास है, तो ये भी सही है। रोहतास और कैमूर जिले में विंध्यान पर्वत है। टेरसेरिक रोहतास और बांका में नहीं है दोस्तों। टेरसेरिक एक जो शिवालिक हिमालय है उसका भाग है टेरसेरिक हिमालय, तो ये पश्चिमी चंपारण से होकर गुजरती है। तो ये जो क्षेत्र है वो बिहार में पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद है क्वाटरनरी जो है दोस्तों यह उत्तर एवं मध्य गंगा का मैदान क्षेत्र है, तो ये भी सही है। इसमें से कौन सा सही नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा अधिकार लेकर ब्रिटिश क्राउन को किस अधिनियम के तहत सौंपा गया? तो वो अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। जब 1857 की क्रांति में जमकर कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ, तब 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा अधिकार छीन लिया और अपने हाथों में ले लिया। उसके साथ ही दोस्तों उन्होंने भारत में एक राज्य सचिव की पद को भी स्थापित किया जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? तो दोस्तों संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया। कब किया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन पेश कब किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या 35 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ेगा। तो अब चलिए देखते हैं, कह रहा है वह जन्म से भारत का नागरिक हो। ये गलत है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो, लेकिन हाँ वो भारत का नागरिक होना चाहिए जो राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेगा। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो बिल्कुल 35 वर्ष की आयु हो चुकी होनी चाहिए, ये सही है। तीसरा है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। तो ये गलत है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता नहीं, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये भी सही है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और दिवालिया या फिर पागल नहीं होना चाहिए। तो इसमें सही कौन कौन सा है? 2 और 4 जो है वो सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 4। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवर को कम करके 50 तक कर दिया था? दोस्तों 50 तक कब किया गया था? तो 1987 ईस्वी में विश्व कप टूर्नामेंट में ओवर को कम करके 50 कर दिया गया था। पहले कितना था? तो पहले 60 ओवर का एक मैच हुआ करता था, लेकिन अब 50 ओवर का होता है। तो ये कब किया गया था? 1987 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहते हैं। किसको? भाग 3 को। भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? तो दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक है भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। भाग 4 में क्या है? तो दोस्तों भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया और इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का चर्चा है। भाग 5 संघ से संबंधित है, भाग 5 में संघ है। भाग 4 में क्या है? तो दोस्तों भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में
1979 ईस्वी में हुआ था। कब? 1979 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम मोरारजी देसाई थे और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने की थी और 1 जनवरी 1979 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। लेकिन अगर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पूछे तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 ईस्वी को हुआ था। कब? 29 जनवरी 1953 ईस्वी को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष काका कालेकर थे। कौन थे? काका कालेकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो दोस्तों 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया था? तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। तो इसमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया? तो वो है नेपाली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाली। नेपाली को दोस्तों की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इसे 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जबकि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा को जोड़ा गया और वो भाषा कौन सा था? तो वो था सिंधी। ठीक है, याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जो कि था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था। किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 31 जनवरी 1992 ईस्वी में इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था और उसके अध्यक्ष थे सुश्री जयंती पटनायक। अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो दोस्तों जब आरबीसी बढ़ जाता है तो पॉलीसीथीमिया नामक बीमारी होता है। कौन सा? पॉलीसीथीमिया। इसमें क्या होता है? तो ये एक प्रकार का दोस्तों ब्लड कैंसर है, जिसमें कि अस्थि मज्जा में जो ब्लड बनने की रेट है वो बढ़ जाती है। आरबीसी बहुत ज़्यादा बनने लगता है और फिर रक्त मोटा हो जाता है। तो ये होता है पॉलीसीथीमिया। लेकिन आरबीसी अगर कम हो जाए तब कौन सी बीमारी होती है? तो तब होता है एनीमिया नामक रोग, यानी खून की कमी होना। ल्यूकेमिया क्या होता है? ये दोस्तों जब डब्ल्यूबीसी की अधिकता होती है तब ल्यूकीमिया होता है। और हीमोफीलिया क्या है? तो जब रक्त थक्का बनने की क्षमता घट जाती है तो उसे हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। दोस्तों हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। पहला है, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों प्रोकैरियोटिक में एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन के बीच में होता है। तो ये भी सही है। तीसरा, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। तो ये गलत है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है, उसके जगह पे लिपिड झिल्ली जो है वो उपस्थित होता है। क्या होता है? लिपिड झिल्ली उपस्थित होता है। चौथा, इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये भी सही है। ये एक गुणसूत्र वाला है तो इसमें माइटोकोशिका विभाजन तो नहीं होता है। तो इसमें से पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, तो वो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहक द्रव्य लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लुब्रिकेटिंग फ्लूइड ये क्या करता है? तो जो हमारी 2 हड्डियां होती है जहां पे घर्षण अधिक होता है तो उस घर्षण को कम करने का काम करता है ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। इसको कहते क्या है? तो इसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी रोग विषाणु से होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, मम्स, रेबीज और हर्पीज। ये तीनों जो रोग है वो
विषाणु से होने वाला है, जबकि तपेदिक टीबी जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है, तो ये तो होगा नहीं। बाकी हर्पीज और रेबीज ये विषाणु से होता है। कैंसर दोस्तों क्या है, तो ये इसमें सेल्स बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो सेल्स अधिक बनता है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी तपेदिक है, तो ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा, मम्स, रेबीज और हार्पीज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सी यौगिक हमेशा बनता है। तो दोस्तों जब शक्कर का किण्वन होता है हमेशा इथाइल अल्कोहल बनता है। कौन सा, इथाइल अल्कोहल। और गैस कौन सा होता है, तो वो होता है CO2। अगर गैस पूछता तो CO2 याद रखिएगा, लेकिन कौन सा यौगिक पूछ रहा है इसलिए इथाइल अल्कोहल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपीकल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है, तो दोस्तों पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है, सेरीकल्चर में रेशम के कीट को पाला जाता है और वर्मी कल्चर में केचुआ को पाला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां कान से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सी हड्डी है जो कान से संबंधित नहीं है, तो वो है दोस्तों पेटीला। पेटीला जो है ये हमारे घुटनों के पास जो एक गोलाकार हड्डी है, आप देखे होंगे गोलाकार हड्डी जो है, जिसको आप कभी छूते होंगे तो इधर से उधर भाग जाता है, तो उसे ही पटेला कहते हैं। पटेला घुटनों में पाए जाने वाला हड्डी है, ना कि कान में। जबकि स्टेपीज जो है ये सबसे हमारे बॉडी में उपस्थित सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है। तो चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसमें है। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या 19 जोड़ी होती है। कितनी, 19 जोड़ी। कुत्ता में कितना होता है, तो कुत्ता में 39 जोड़ी हड्डी होती है, 39 जोड़ी गुणसूत्र होता है। कबूतर में दोस्तों 40 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जबकि चिंपांजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, कबूतर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कबूतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। किससे, रिक्टर स्केल से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए मीटर से क्या मापते हैं, तो ए मीटर से धारा यानी करंट को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो दोस्तों वोल्ट मीटर से विद्युत विभवांतर को मापते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है। अगर किसी को HIV वायरस हो जाता है तो वो किसको नष्ट करता है, तो वो दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। यह WBC को संक्रमित कर देता है और हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता कौन है, तो वो WBC बढ़ाता है। लेकिन जब WBC ही संक्रमित हो जाएगा तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगा। तो ये क्या करता है, प्रतिरक्षा को कम कर देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है और HIV का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो दोस्तों ग्रुप 14 यानी कार्बन परिवार के अंतर्गत मरकरी नहीं आता है। कौन सा, मरकरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मरकरी दोस्तों ग्रुप 12 के अंतर्गत आता है और ये ट्रांजिशन मेटल है। अगला प्रश्न है, प्राध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो प्राध्वनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपश्रव्य कितना होता है दोस्तों, तो अपश्रव्य जो है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होता है अपश्रव्य, जबकि श्रव्य तरंग जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक श्रव्य की जो आवृत्ति होती है वो होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द्रव्य सोना कहा जाता है। तो दोस्तों द्रव्य सोना पेट्रोल को कहा जाता है, पेट्रोलियम को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है,
क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों क्वांटम संख्या टोटल 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? तो एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा होता है स्पिन क्वांटम संख्या और चौथा होता है अजीमुथल क्वांटम संख्या। तो ये 4 प्रकार की होता है क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न है एल्कीन में कौन सा बंध होता है? एल्कीन पूछ रहा है, तो एल्कीन में दोस्तों द्विबंध होता है। कौन सा बंध होता है? द्विबंध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकल बंध किस में होता है? तो एकल बंध एल्केन में होता है और एल्काइन में त्रिबंध होता है। कौन सा होता है? एल्काइन में त्रिबंध होता है। यहाँ एल्कीन पूछा है, एल्कीन में द्विबंध होता है। अगला प्रश्न है कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो वो है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही है। बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से कौन संबंधित है? तो दोस्तों बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सारे रंग से कम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लेकिन अगर आवृत्ति पूछे तो बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? तो दोस्तों एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन किरचॉफ्स का नियम से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरचॉफ्स का नियम। अगला प्रश्न है नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों नदियों से निकलकर पहाड़ी की सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र रेडियल कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियल या फिर अरीय। अरीय करके याद रखिएगा, अगर हिंदी में दिया रहेगा तो अरीय दिया रहेगा और रेडियल, इन दोनों में से जो भी दिया रहेगा वो कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? तो यह ढलान का अनुसरण करता है। ढलान का अनुसरण करती है नदियाँ और सभी दिशाओं में नीचे की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? तो इंग्लैंड के खिलाफ कौन सा देश खेला था? तो वो था भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। लेकिन जो सबसे पहले क्रिकेट विश्व कप हुआ था वो 1875 ईस्वी में हुआ था और उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज खेला था, जिसमें विजेता वेस्ट इंडीज हुआ था और ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।